जो हर थर्सडे हमारी मॉक टेस्ट होती है, ये लास्ट थर्सडे की मॉक टेस्ट की सोल्यूशन वीडियो है। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स थे। जिनने मॉक दी है उनके लिए भी हेल्पफुल है, जिनने मॉक नहीं दी है उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और डाउट रहती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज एन वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर। यहीं पे प्रॉब्लम आती है, लोग वैलिड इनवैलिड पढ़ते नहीं कि क्वेश्चन में वैलिड पूछ रखा है या इनवैलिड पूछ रखा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ दूसरी गलती क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस देखते नहीं है कि इसमें ऑप्शंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं। कुछ लोगों ने तो ये करा कि देख लिया इनवैलिड, पहला इनवैलिड मिल गया। चलिए, इससे पहले बात करते हैं आइडेंटिफायर के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। आइडेंटिफायर में अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली रूल। सेकेंड रूल क्या होती है, सेकेंड रूल ये होती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी अल्फाबेट के साथ या अंडरस्कोर के साथ, मतलब डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर होती क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो किसी फंक्शन का नाम हो, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बुलाते हैं, आइडेंटिफायर। नाम ही आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफाई करता हो, किसी भी चीज़ की पहचान करता हो। ठीक है, अब उन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक और रूल है, वो ये है कि किसी भी कीवर्ड का हम लोग आइडेंटिफायर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल है, तो ये तो हमारा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगले में अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का इस्तेमाल है। चलिए, तो ठीक है, और डिजिट से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, अगले में अंडरस्कोर से स्टार्ट है, अंडरस्कोर, डिजिट और अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं है, तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। अब यहाँ देखते हैं तो ये डिजिट से स्टार्ट है, जो कि अलाउड नहीं, तो ये दो जो हो गए आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब मल्टीपल आंसर्स करेक्ट थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल आंसर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेसिक इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम इज। पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है उसको क्या बुलाते हैं, टोकन्स। ठीक है, टोकन्स क्या है, जैसे आप अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं ना, एप्पल, बॉल, इज, एम, आर, इन सारे वर्ड्स को मिला के ही वो लैंग्वेज बनी है। वैसे ही कंप्यूटर के जो सबसे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उनको क्या बुलाते हैं, टोकन्स। टोकन्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, टोकन के अंदर आ जाते हैं आपके आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, फिर आपका जितने भी आपके लिटरल्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, टोकन्स, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, आसान सी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री-डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स। देखिए, वैसे वर्ड्स जो आप डायरेक्टली प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, जिसको आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपको इसके बारे में बताया है कि जो अलग अलग नाम प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो क्या बुलाते हैं, आइडेंटिफायर। नाम ही आइडेंटिफायर, जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स, जो कांस्टेंट एक वेरिएबल के अंदर हम असाइन कर रहे हैं, जो वैल्यू हम एक वेरिएबल को दे रहे हैं, वही है लिटरल्स। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स बारे में जाने कि वैसे स्पेशल वर्ड्स जिनका हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम बताते नहीं है, डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, कीवर्ड्स। ऑपरेटर्स क्या है, जब भी कुछ भी हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो हर एक्सप्रेशन के जो बीच में देते हैं वो है ऑपरेटर्स। तो ए प्लस बी लिखते हैं, तो प्लस क्या है, ऑपरेटर्स, और ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स, और उसको कंबाइंडली क्या बुलाएंगे, एक्सप्रेशन। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है कि एंड ऑपरेटर के बारे में जो भी दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनमें सत्य कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट, पाइथन चेक्स द सेकंड आर्गुमेंट इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स। एंड के लिए अगर आपको पता हो, एंड का अगर हम बनाते हैं 1 1 1, ये अगर ये आउटपुट है और ये इनपुट्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0,
एंड में क्या होता है, जब दोनों इनपुट ट्रू होते हैं तभी रिजल्ट ट्रू आता है। तो अगर पहला फॉल्स हो गया तो क्या सेकेंड आर्ग्यूमेंट को चेक करने की जरूरत है? नहीं। कि अगर पहला फॉल्स हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फॉल्स ही देगा। ये तथ्य गलत है। अगले तथ्य पे चलते हैं। पाइथन चेक्स द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ द फर्स्ट वन इज ट्रू। हाँ भैया, पहला आर्गुमेंट ट्रू है उससे फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, इसके लिए मेरे को दूसरा चेक करना पड़ेगा। वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो ये तथ्य क्या है? सत्य है। अगला, पाइथन ओनली इवैल्यूएट्स ट्रू इफ एनी वन ऑफ द आर्गुमेंट इज ट्रू। अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू थोड़ी मिलता है मेरे को दोनों ट्रू चाहिए। तो ये भी आर्गुमेंट कैसा है? गलत है। अगला देखते हैं, पाइथन ओनली इवैल्यूएट्स फॉल्स इफ एनी वन ऑफ द आर्गुमेंट इज फॉल्स। हाँ सही है, एक भी आर्गुमेंट फॉल्स हुआ तो हमको क्या देता है? फॉल्स देता है। आपको एंड को लेकर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ऐसे और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या बोलता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम आपको रिजल्ट ट्रू देंगे। और वैसे में अगर पहला ही कंडीशन ट्रू हो जाता है तो क्या दूसरे को चेक करने की जरूरत है? और में नहीं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल आंसर्स, क्योंकि इसमें दो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following forces an expression to be converted into specific type? अब यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। जैसे इनपुट की बात करते हैं। इनपुट हमेशा कैसा डेटा रिटर्न करता है? स्ट्रिंग में डेटा रिटर्न, स्ट्रिंग डेटा टाइप में डेटा रिटर्न करता है इनपुट। अगर हम चाहते हैं कि उसको कन्वर्ट कर दें इंटीजर में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उसने ए लिख रखा है स्ट्रिंग में, क्या आप इसको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं? नहीं। जो चेंजेबल है सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हैं, और इस चेंज करने को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। अब स्ट्रिंग और लिस्ट, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? लेंथ। स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों का लेंथ निकाल सकते हैं, ये डिफरेंस नहीं है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों में कर सकते हैं, ये भी डिफरेंस नहीं है। स्ट्रिंग और लिस्ट सबके हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस क्या है? म्यूटेबिलिटी का। स्ट्रिंग कैसा होता है? इम्यूटेबल इन नेचर होता है, और लिस्ट कैसा होता है? म्यूटेबल इन नेचर होता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आप स्लाइस कर रहे हैं और इंडेक्स -1 दिए हैं, तो -1 का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं और वो पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, एंड सो ऑन। नेगेटिव इंडेक्सिंग हम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और -1 से स्टार्ट करते हैं। तो -1 का मतलब क्या हुआ? लास्ट वाला एलिमेंट। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर भारती इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रिंग प्रोग्राम। He wants to display last 4 characters of a string object named S. इसका नाम क्या है? S. Which of the following statement is true? अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। अब इसको चाहिए क्या? लास्ट 4 कैरेक्टर्स चाहिए इसको, लास्ट 4 कैरेक्टर। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं, अब इसने बताया नहीं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये इसने बताया नहीं है। तो अब इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा वो देखते हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? 4th इंडेक्स, मतलब 5th एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा है लास्ट तक। अब इसमें उनको पता थोड़ी कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5th से स्टार्ट कर रहा है तो लास्ट के 4 मिलेंगे। क्या ये कंफर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं, जब पहला खाली होता है, मतलब स्टार्ट खाली होता है, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एकदम स्टार्ट से। हमको यहाँ पे लास्ट के 4 चाहिए, तो ये क्या करेगा? स्टार्टिंग से हमको अभी 4th इंडेक्स पास किए हैं इसके अंदर, तो ये 3rd इंडेक्स देगा, मतलब स्टार्टिंग से 4 कैरेक्टर से हमको रिटर्न कर देगा। पर हमको यहाँ पे लास्ट के 4 कैरेक्टर चाहिए, तो ये भी गलत है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए, -4 क्या बताता है? -4 बताता है लास्ट से 4th एलिमेंट, और हम एंड को खाली छोड़े हैं। जब हम एंड को खाली छोड़ते हैं तो वो लास्ट कैरेक्टर तक लेता है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? लास्ट के 4 कैरेक्टर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। वैसे इसको देख लेते हैं, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है? 3 से स्टार्ट है और एंड हम खाली छोड़ रखे हैं। जब एंड खाली छोड़ रखे हैं तो भैया ये लास्ट तक जाएगा। लोगों को तो पता नहीं है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इससे भी हम कुछ पता नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन डिलीट का है।
अब इसने क्या करा है, एल नाम या आई नाम का एक लिस्ट है जिसको डिलीट कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3। अब आपको इसमें पता होना चाहिए एंड से, एंड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1th इंडेक्स और 2th इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स डिलीट हो जाएंगे। 1th इंडेक्स मतलब क्या हुआ, सेकेंड एलिमेंट, 2th इंडेक्स मतलब क्या हुआ, थर्ड एलिमेंट। तो कौन कौन से एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, डिलीट सेकेंड थर्ड एलिमेंट। अब आपको इसमें मालूम क्या होना चाहिए, 1th इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए 1th इंडेक्स मतलब क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट, ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको इसमें ये पता होनी चाहिए कि एंड को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड से कम तक लेते हैं। तो 1 से 3th इंडेक्स तक था, तो हम 2th इंडेक्स तक ही इंक्लूड करेंगे इस डिवीजन ऑपरेशन में। तो ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, एक प्रोग्राम है जिसमें ये पूछना चाहते हैं कि लेंथ जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये प्रिंट को क्या देगा। तो ये प्रिंट को देगा, प्रिंट वही तो रिटर्न, वही तो प्रिंट करके देगा हमको, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या बताता है कि उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, यहाँ तक तो आप एकदम श्योर होंगे। ये जो पूरा है ना, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट नेस्ट है, तो ये पूरा लिस्ट इस लिस्ट का एक एलिमेंट है, इसीलिए इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। जितने एलिमेंट्स उतना लोग लेंथ रिटर्न कर देगा। इसका आंसर 6 नहीं 4 होगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, बाकी इसके लिए एरर वालों को भी हमने मार्क्स प्रोवाइड कर दिया, इस वाले को भी मार्क्स प्रोवाइड कर दिया। चलिए, अगर इसमें ये टाइपिंग एरर नहीं होता तो आंसर क्या होता वो देखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर एक स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि इफ दिस टेक्स्ट इज ALNUM, ALNUM का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन चेक करता है। इस का मतलब ऐसा होता है चेक करना, इस वाला हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या चेक कर रहा है, ALNUM, AL का मतलब अल्फाबेट, NUM का मतलब नंबर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स ही हैं क्या। अगर इसके जगह पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होता या वाइट स्पेस होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। अगर आपको इसको ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स ही हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, हाँ भैया ठीक है, दोनों बराबर है, तो ये क्या देगा हमको, फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा मतलब क्या है, इस इफ के अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। इस इफ के अंदर क्या है, एक प्रिंट है। प्रिंट क्या प्रिंट कर रहा है, टर्म 1 सैंपल पेपर इज आउट, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होता, टर्म 1 सैंपल पेपर इज आउट, ठीक है। और जिन्होंने एरर दिया वो भी बात सही है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट को हर एक अलग अलग लाइन में लिखते हैं, और अगर 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करना है तो सेमीकोलन देख के हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर अभिषेक इज वर्किंग ऑन अ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी की बात हो रही है, इसको चाहिए क्या, डिस्प्ले करना है की और वैल्यू दोनों। अब सिर्फ वैल्यू नहीं करना है, सिर्फ की नहीं करना है, की और वैल्यू के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आइटम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है ये आपने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिक्शनरी के अंदर अगर हमें, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी को सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डिक्शनरी को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करते हैं। डिक्शनरी आइटम्स को मिलाकर बनता है, और हर आइटम के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। और डिक्शनरी के थ्रू इटरेट किसके थ्रू करते हैं हम लोग, कीज के थ्रू इटरेट करते हैं। इवन जो भी वैल्यू हमको चाहिए होगी इस डिक्शनरी से, हम किसके थ्रू फेच करेंगे, कीज के थ्रू करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है डिक्शनरी के जो आपको मालूम होने चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब इस डिक्शनरी में क्या है, आपने प्रिंट करवाया है इंडिया इंडी, ठीक है, इंडिया इंडी। अब देखिए हम अभी जैसे आपको क्या बताया था, डिक्शनरी के थ्रू इटरेट किसके थ्रू करते हैं, कीज के थ्रू करते हैं। तो ये सारे कीज को चेक करेगा, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया मिल तो गया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंडिया का जो आई है वो स्मॉल है, और इस इंडिया का आई कैसा है, कैपिटल है। और जो पाइथन होता है वो केस सेंसिटिव इन नेचर होता है, इसीलिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों रिटर्न करेगा फॉल्स, इन क्या है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। वो चेक करता है कि क्या इस समूह का पार्ट है ये इंडिया, हाँ पार्ट तो था, पर ये वाला इंडिया पार्ट नहीं था, तो कैपिटल आई वाला इंडिया पार्ट था, इसीलिए क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। बहुत लोगों ने बस वही छोटी सी चीज नहीं देखी होती, तो ये चीज एग्जाम में ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी चीजों पे देखना होता है कि क्या आप छोटी छोटी मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोलोन कहाँ लगाते हैं किसी भी हेडर में। अभी यहाँ पे तो सिर्फ फंक्शंस की बात हो रही है, चाहे आप फंक्शन हेडर की बात करें, चाहे आप इफ के हेडर की बात करें, एल्स के हेडर की बात करें, लूप के हेडर की बात करें, सबके हेडर के एंड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोलोन का। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट आपको ध्यान रहेगा। सिर्फ फंक्शन के हेडर में ही नहीं, फंक्शन, इफ, एल्स, एलिफ, इवन आपके लूप्स, सबके हेडर के एंड में हम क्या लगाते हैं, कोलोन। उसके बाद हम इंडेंट करके उस बॉडी का जो भी ब्लॉक है उसको हम देते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छी क्वेश्चन है। इसमें सिंपली क्या है, इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, मतलब ये पर्टिकुलर जो कोड है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ABCD दे रखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग। अब ये क्या है, ये है फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है मैंने। ये फंक्शन डेफिनेशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक इसको कॉल नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, D से। D x और y में 7 और 3 चला गया है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये फंक्शन का नाम क्या था, D। इसी फंक्शन को कॉल किया गया है। D के बाद क्या चलेगी, E के बाद जैसे ये कॉल हुआ, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन पे। ठीक है, तो D के बाद E चली, E के बाद कंट्रोल चला गया इस फंक्शन डेफिनेशन में। तो सबसे पहले A, फिर B और फिर C। जब ये काम कंप्लीट कर लेगा ये फंक्शन डेफिनेशन, तो कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगी। तो इसके बाद अगला कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, F। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C, D, E, A, B, C, F। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। जब भी आपको कोई भी फंक्शन डेफिनेशन मिले, वो एग्जीक्यूट तभी करेगा जब वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा। अगर यहीं पे ये लाइन नहीं होता तो क्या कभी ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है, नहीं। जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता है उसका डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमको 5 कैरेक्टर्स अगर हमको रीड करना है तो उसके लिए क्या है, रीड फंक्शन लगा दीजिए और जितने आप आर्ग्यूमेंट पास कीजिएगा उतने कैरेक्टर्स वो रीड करके दे देगा। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, ज़्यादा नहीं। इसमें क्या है कि अगर हम फाइल को किस एक्सेस मोड में खोलना चाहते हैं, रीडिंग मोड में, तो आपको बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई एक्सेस मोड नहीं प्रोवाइड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल किस मोड में होती है, रीडिंग मोड में होती है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था, ये किस तरह का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी टेक्स्ट फाइल है, रीडिंग मोड। ये बात बिल्कुल सही है। आर अगर लगाएं एक्सेस मोड तो रीड मोड में। अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट फाइल है, रीड प्लस राइट मोड है। ये सिर्फ रीडिंग मोड नहीं है, यहाँ पे हम ओनली रीडिंग मोड लिख रखे हैं, तो ये रीड प्लस राइट मोड है, तो ये गलत हो गया। ओनली रीडिंग मोड दे रखा है मैंने क्वेश्चन में। अगला देखते हैं। अगला, इसमें कोई भी एक्सेस मोड नहीं प्रोवाइड किया। ये पॉइंट आपको वहाँ पे ध्यान रखना था कि जब हमने कोई भी एक्सेस मोड प्रोवाइड नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट वो फाइल रीडिंग मोड में ही खुलता है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, रीड मोड। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तीनों सही है। अच्छा, लास्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सेस मोड क्या है, RB। ये बाइनरी फाइल की बात कर रहा है, पर यहाँ पे हमारे पास कैसा फाइल है, टेक्स्ट फाइल, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके इसमें सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, A और C। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन था तो सही, बट थोड़ा सा इसमें दिक्कत था। दिक्कत क्या था, द करेक्ट SQL फ्रॉम बिलो टू फाइंड द टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी देखिए सिर्फ टेम्परेचर वाले एट्रीब्यूट की ये बात कर रहा है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सिटीज। अब अगर ऐसे ध्यान से देखें, ऑल सिटीज की बात कर रहा है, ऑर्डर करना चाह रहा है किसके अकॉर्डिंग, वो सिटीज के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है, पर ये सिर्फ और सिर्फ किस एट्रीब्यूट की बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर, इसमें कोई भी वैसे ऑप्शन नहीं है जो कि सही है। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन रहता कि एक SQL का क्वेरी लिखिए आप, जिसमें आप टेम्परेचर और सिटी दोनों दिखाइए और आप उसको सिटी वाले एट्रीब्यूट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको वो कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में लिखने में गलती है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबको 1-1 मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है।
वैसे अगर जो मैंने पॉइंट बताई उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होता, पर ये क्वेश्चन की लाइन सही नहीं है, इसीलिए इसके लिए सबको एक बोनस मार्क्स दे दिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एग्रीगेट फंक्शंस, आपको ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एग्रीगेट फंक्शन में कौन कौन सा आता है। एग्रीगेट फंक्शन और सिंगल रो फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल रो फंक्शन। जब हम मल्टीपल रोज को लेकर हम कोई एक सोल्यूशन दे रहे हैं या कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या है आपका एग्रीगेट फंक्शन। अगर सिंगल रो, सिर्फ एक रो पे काम हो रहा है तो वो क्या है आपका सिंगल रो फंक्शन। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन में कौन कौन से हैं? मिन और मैक्स, ये दोनों कैसे हैं? एग्रीगेट फंक्शन। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल आंसर्स करेंगे। करते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, इनमें से कौन से वॉयलेट करते हैं आईपीआर। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब लाइसेंसिंग, आप लाइसेंस दे रहे हैं, इसमें कहाँ कुछ वॉयलेट हो रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? आप जितनी देर इंटरनेट पे बिताते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ डेटा दे रहे होते हैं इंटरनेट पे, ये भी कुछ वॉयलेट करने का नहीं है। जीपीएल क्या है? लाइसेंसिंग है सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये भी कुछ भी वॉयलेट नहीं कर रहा है। अब प्लेगरिज्म क्या होता है? जब आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उसको क्रेडिट दिए हुए, तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। तो ये एक्चुअली में है वॉयलेशन आईपीआर का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आसान था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। अब प्रॉपर्टी रेट, इसलिए प्रॉपर्टी रेट क्या है भैया? प्रॉपर्टी रेट बोलता है कि आपको पे करना पड़ेगा। पेटेंट, पेटेंट क्या है? किसी पर्टिकुलर इंसान की कोई इन्वेंशन जो पेटेंट करवाता है। अब ये प्लेगरिज्म की बात कर रही है तो अलग ही है। अब ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोड वो फ्री कर देता है सबके लिए, वो है ओपन सोर्स। तो ये यहाँ पे अपने कोड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल कर दे रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, आर्ट या कोई भी काम अगर डिजिटल फॉर्म में तो उसको क्या बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं जिस पर्टिकुलर बंदे का वो आर्ट वर्क या इंफॉर्मेशन है उसकी वो डिजिटल प्रॉपर्टी है। अगर ये नहीं आता होगा आपको तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, आपको आगे काम ही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? Which wants to add an element to empty stack। empty stack से डिलीट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। empty stack से कुछ भी डिलीट करने की कोशिश करते हैं तब दिक्कत होती है, ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अंडरफ्लो जितने लोगों ने करा है वो बिल्कुल करते हैं। अंडरफ्लो कब होता? जब आप इस empty stack से डिलीट करने की कोशिश करते तब अंडरफ्लो वाला सिचुएशन है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये कोई इशू भी नहीं है, ना ही ये ओवरफ्लो है, ना ही क्लियर स्टैक ऐसा कुछ होता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द मेंशन्ड। ये आपका ऑप्शन ई। अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन बिल्ट-इन टाइप इज मोस्ट सुटेबल टू इम्प्लीमेंट स्टैक। अभी देखिए बहुत सारे डेटा टाइप है, अब एक करके देखते हैं। बूलियन, बूलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए काम आता है। सेट में क्या है? आप रिपीटेड एलिमेंट रख सकते हैं? नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि स्टैक में आप रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेंगे, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है कि आप रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेंगे। ट्यूपल में क्या है? आप कोई एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, पर आपको स्टैक के अंदर पुश पॉप सबको करना होगा ना, तो आपको कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए या ऐसा कोई डेटा टाइप चाहिए जिसके अंदर आप उसको घटा बढ़ा सकें या उसके अंदर आप चेंजेस कर सकें, मतलब वैसा जो म्यूटेबल इन नेचर हो। तो आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? लिस्ट का। आप कुछ लोग बोले कि सेट का भी तो कर सकते हैं, पर सेट के अंदर हम लोग रिपीटेड सेट जो है ना, रिपीटेड एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। तो अगर स्टैक के अंदर वैसा डेटा आता है जो रिपीटेड है तो क्या वहाँ पे हमारा सेट लेना सही रहेगा? नहीं। तो बेस्ट क्या है हमारे लिए? लिस्ट। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अच्छी क्वेश्चन किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आसान था अगर आप स्टैक के ऑपरेशन को बढ़िया समझते हैं तो। स्टैक में ऑलरेडी ये डेटा मौजूद थे, उसके बाद इसने क्या करा? 19 को पुश करा। ठीक है, पहले से डेटा मौजूद, उसको हम ऐसी रहने देते हैं। 19 को पुश करा, वापिस इसको पॉप कर दिया। ठीक है, 24 को पुश करा, यहाँ पे पुश में एच मिसिंग है, कोई दिक्कत ना है उससे। 42 को पुश करा,
अब 42 को पुश करने के बाद इसमें पॉप कर दिया, पॉप क्या होगा 42, अभी भी 24 मौजूद है। इसके बाद 3 को पुश करा, अब बताइए इसमें 24 और 3 मौजूद है, बस इसमें आप 24 और 3 जोड़ दीजिए। चलिए अब देखते हैं उनके ऑप्शंस को, जिनमें लास्ट में 24 और 3 होगा वही इसके आंसर हो जाएंगे। ये आपका 24 और 3, तो यही आपका सही आंसर है। इसी का कोई दिक्कत ना होनी चाहिए इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सीक्वल स्टेटमेंट, इसका आपको ध्यान से देखना था। डिलीट ऑल रोज, रोज जैसा कुछ यूज करते हैं नहीं, ठीक है। डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है ऑल, फ्रॉम किससे करना चाह रहे हैं आप स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है उस टेबल का नाम, फ्रॉम में आप क्या देते हैं टेबल का नाम, ठीक है। ड्रॉप ऑल रोज, रोज जैसा कुछ आप देते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टेबल में लिखते नहीं, उस टेबल का नाम लिखते हैं। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी बस आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब ये भी आसान सा क्वेश्चन, अगर आप डीडीएल डीएमएल अच्छे से पढ़ रखे हैं तो इसमें से कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है। ड्रॉप डीडीएल कमांड है, डिलीट आता है डीएमएल में, ड्रॉप डीडीएल कमांड है, मॉडिफाई और ऐड भी डीडीएल कमांड है जो किसके साथ यूज करते हैं ऑल्टर के साथ इस्तेमाल करते हैं। पर डिस्टिंक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस कमांड में आ जाएगा आपका डीएमएल के अंदर। वेट करते हैं, ये भी आसान था तो आपको क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर वेरियस कीज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि जो बेसिक आप कीज पढ़ते हैं वो है प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ऑल्टरनेट की एंड सो ऑन। मास्टर की भी इंक्रीशन डिक्रीशन में इस्तेमाल होता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजन था। इसीलिए हम मास्टर की वालों को भी हम एक मार्क्स दे दिए हैं और जिनने नन ऑफ द अबव भी करा है उनको भी 1 मार्क्स मैंने दे दिया है। चलिए अब जो जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में बात कर रहे थे, प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक की होता क्या है। प्राइमरी की क्या है, वैसा की जिसके अंदर की है तो वो यूनिक तो होगा नहीं, यूनिक के साथ साथ उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी, उसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है। कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की उन कीज को बोलते हैं जो अपने आप को कैंडिडेट मानते हैं प्राइमरी की बनने के लिए, और उसके अंदर नल वैल्यूज हो सकते हैं। अब वैसा जो नल वैल्यू जिसमें नहीं होगा उसी को पकड़ के बना देंगे प्राइमरी की। अब प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकता है, तो उसको छोड़ के जो बाकी कैंडिडेट की बच गए, मतलब प्राइमरी की को छोड़ के जो बाकी कैंडिडेट की बच गए उनको क्या बुलाते हैं ऑल्टरनेटिव। और एक और है सुपर की। सुपर की क्या होता है, देखिए जो मिनिमल वाला की होता है ना उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की विथ 0 और मोर एट्रीब्यूट्स हम बुलाते हैं सुपर की। अब ये क्या हुआ, जैसे कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की मिनिमल है जिससे आप सारे एट्रीब्यूट्स को, सारे टपल्स को आप आराम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप कैंडिडेट की सिर्फ यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ आप किसी और को जोड़ भी दीजिए तभी तो यूनिक ही रहेगा। इसीलिए जो मिनिमल है उसको कैंडिडेट की बोलते हैं, बाकी को हम सुपर की बोलते हैं। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, कैंडिडेट की इज ऑलवेज अ सुपर की, बट हर सुपर की इज नॉट कैंडिडेट की। क्यों, तो सुपर की का मिनिमल पार्ट ही सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की होता है। ठीक है। यूनिक की क्या होता है, यूनिक की क्या है कि आप बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं यूनिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारे टॉपिक्स से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है। अब राज इज प्रिपेयरिंग फॉर डीबीए, ही रीड समथिंग अ नन की एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन whose value are derived from the primary key of another table। तो ये किसके बारे में पढ़ रहा है, ये फॉरेन की के बारे में पढ़ रहा है कि हम जो प्राइमरी की लेते हैं किस टेबल में लेते हैं, रेफरेंस टेबल, जिस टेबल से वो रेफरेंस ले रहा है, और जो टेबल रेफरेंस हो रहा है, रेफरेंसिंग टेबल, उसके अंदर कौन सी की होती है, फॉरेन की होती है। अगर आप फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा टिपिकल था, देखिए अब इसमें क्या पूछा है कि कौन सा पर्टिकुलर नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो इसमें क्या होता है, जब आप काउंट और काउंट के अंदर किसी कॉलम का नेम देते हैं ना, तो वो क्या करता है, उस कॉलम के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो काउंट करके दे देगा। उस कॉलम वो उस एट्रीब्यूट के अंदर जितने डेटा है उसको काउंट करके दे देगा, इग्नोर करके नल वैल्यूज को, मतलब एक्सेप्ट नल वैल्यूज। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर जितने भी फील्ड होंगे, जितने भी डेटा होंगे, सबको वो काउंट करके दे देगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसमें नल काउंट नहीं होता है, काउंट
और अगर आप जो भी एट्रीब्यूट का नाम दे रहे हैं वो उसके अंदर नल काउंट नहीं होता है। काउंट ऑल में नल काउंट होता है। काउंट ऑल क्या करता है, आपके रिलेशन में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपको काउंट करके देता है। काउंट ऑल क्लिक करके ये पॉइंट फिल होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो विजया वांट्स टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम MySQL डेटाबेस टेबल विच कम। अभी जैसा आपको पता है सारे रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हम देखते हैं काउंट ऑल की वजह से। ये वो नहीं देखिएगा कि नल है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने रिकॉर्ड्स है बस आपको वो दे देगा, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ रखा है। व्हाट इज यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सर्विस बस। आसान है, वैसे अगला क्वेश्चन भी आसान था। एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, रॉन्ग के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, when a document is opened in computer it is temporarily stored। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो होता क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर उसकी एक कॉपी बनती है और वो कॉपी टेम्पररली कहाँ पर आती है? रैम के अंदर। वो कॉपी कहाँ पे रहती है? रैम के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैम। इजी था ये भी, अगर आप बेसिक से आते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, अब ये भी आसान क्वेश्चन था कि हेक्साडेसिमल का पार्ट कौन सा नहीं है। अब हेक्साडेसिमल के लिए 9 के बाद 10, 11 लिखते हैं, तो 10 तो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। जब से 2 डिजिट आना शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए हम एक कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट दे देते हैं। तो 10 के लिए ए देते हैं, 11 के लिए बी देते हैं, 12 के लिए सी देते हैं, 13 के लिए डी देते हैं, 14 के लिए ई देते हैं और 15 के लिए एफ देते हैं। तो ए हाँ भाई पार्ट है, सी पार्ट है, ई पार्ट है, एफ पार्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द मेंशन, मतलब सारे के सारे पार्ट हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following is used to create table? कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर की जब भी बात करते हैं तो किसमें करते हैं? डिटेल में करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्रिएट टेबल भी हम कहाँ करते हैं? डिटेल के अंदर। क्रिएशन के साथ साथ हम एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं और उन एट्रीब्यूट्स के अंदर आप किस तरह का डेटा रखने वाले हैं वो देखते हैं, और साथ ही साथ आपका वो जो पर्टिकुलर डेटा होगा उस पर आप कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं वो भी आप देते हैं क्रिएशन टेबल के क्रिएशन के साथ साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सेस टाइम? एक्सेस टाइम क्या होता है? सिंपली जब आप डिस्क से जाते हैं, कुछ भी आपको फेच करना है डिस्क से, वही होता है एक्सेस टाइम। तो टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट, पहले आपको कहाँ से लाना है वो तो लोकेट करना पड़ेगा ना। टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड रिट्राइव स्टोर डेटा, व्हाट एक्सेस टाइम। इसी क्वेश्चन का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि वो डेटा कितना एक्यूरेट है। व्हाट इज इट? एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर गलती क्या हुई थी ना, एक ऑप्शन मैंने 2 बार लिख दिया था, मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? अगर आप मल्टीपल काम एक बार में, मतलब मल्टीपल काम मतलब 2 यूजर्स एक साथ काम कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मल्टीपल प्रोसेस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। अब एक है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहा है, मतलब सीपीयू एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए क्या है? एक सीपीयू एक कोर तो एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो एक साथ मल्टीपल कोर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल सीपीयूज लगे हुए हैं। ठीक है, एक है मल्टी प्रोग्रामिंग। वो क्या बोलता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आप लेकर आइए, जितने ज़्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं आप उतने प्रोग्राम्स को आप रैम के अंदर लेके आइए, ताकि सीपीयू के पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वक्त मिलते वो आराम से रैम से प्रोसेस या प्रोग्राम्स को ले सकें। ठीक है, तो वो हो गया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। ये भी आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बस इन कंप्यूटर सिस्टम? देखिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बसेस को क्या बुलाते हैं? सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस के अंदर क्या क्या आता है आपका? एक आता है आपका डेटा बस, एक आता है आपका कंट्रोल बस, और एक आता है आपका एड्रेस बस। ठीक है, सिस्टम बस हाँ भैया, ये तो कंबाइंड सिस्टम बस बुलाते हैं। सिस्टम बस भी हमारा बस है। डेटा बस, हाँ डेटा बस भी है। मेमोरी बस ऐसा कुछ नहीं होता है। एड्रेस बस, तो इसमें से नॉट अ वैलिड,
तो कौन सा हो जाएगा आपका मेमोरी बस। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, तो बहुत आसान है। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर बुलाते हैं, बहुत आसान है। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बुलाते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इनको ये किसका एग्जांपल है, पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल है। ये भी आसान था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लो लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोबॉल भी आता है, सी भी आता है, तो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं। अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन से नहीं है, कोबॉल और सी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था, एआई 5th जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ना ही ऑप्शन ए, ना ही ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन सी, ना ही ऑप्शन डी, तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन ई। एआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 5th जनरेशन में, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द मेंशन, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला, अब ये भी बहुत आसान है। ऑल इनपुट्स मस्ट बी ऑन टू हैव एन आउटपुट इज नोन एज, अच्छा टू हैव एन आउटपुट एज ऑन लिखना चाहिए, ठीक है। तो सारे, अच्छा ये भी सारे इनपुट जो हैं वो ट्रू कब होने चाहिए किसी भी रिजल्ट के लिए, सारे इनपुट्स ट्रू होने चाहिए आपके एंड गेट के अंदर। अभी जैसा आपको हम बताया कि एंड गेट के अंदर सारे इनपुट्स ट्रू होंगे तभी वो फाइनली आपको ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिलिकॉन चिप यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर को ही हम क्या बुलाते हैं, प्रोसेसर भी बुलाते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड, इसको क्या बुलाते हैं, बग। इसको दूर करने की प्रक्रिया को क्या बुलाते हैं, डिबगिंग। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, तो ऑलमोस्ट 98% लोगों ने सही जवाब दिया इसका, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, अगर सिंक्रोनाइजेशन का आपको नॉलेज हो तो। To avoid race condition, the number of process that may be simultaneously inside the critical section is, critical section के solution को लेके ही था आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस वगैरह। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होने चाहिए, तभी रेस कंडीशन अगर नहीं करेगा। कितने प्रोसेस हो सकते हैं एक बार में, एक खत्म। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम क्वांटम किसमें डिफाइंड है, किसमें यूज होता है, राउंड रॉबिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, हाँ राउंड रॉबिन, ठीक। पूरा गलत आंसर दे रखा है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर ईच नोड हैज पॉइंटर्स टू प्रीडिसेसर भी और सक्सेसर भी। हर नोड अपने पहले से भी कनेक्टेड है और आगे से भी कनेक्टेड है। ये किसमें होता है, ये होता है आपका डब्ली लिंक लिस्ट में। डब्ली नाम ही है, डब्ली लिंक लिस्ट, दोनों लिंक है, दो लिंक है, आगे के लिए भी पीछे के लिए भी। अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। डब्ली लिंक लिस्ट ऑप्शन सी। अब इसको कन्वर्ट करना था डेसिमल से हेक्सा में। डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करते चले जाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको आप राइट में लिखते चले जाएंगे। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर रिमाइंडर्स को लिखते देंगे, वही क्या हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल करना था, तो ऑक्टल टू डेसिमल भी आप कर लीजिएगा वैसे सेम टू सेम, ठीक है। चलिए अब बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, कोल्ड बूट को ही हम लोग बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं। आसान सा फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक ठाक क्वेश्चन है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, दो तरह का फ्रैगमेंटेशन होता है, एक होता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या बोलता है कि एक पार्टीशन के अंदर हम कोई एक ब्लॉक रखे और वो ब्लॉक उस पार्टीशन से थोड़ी छोटी थी, तो उसके कारण थोड़ा सा होल रह गया, थोड़ी सी जगह फालतू बच गई, वो थोड़ी सी जगह बर्बाद हो गई, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या बोलता है कि मेरे पास एक प्रोसेस आया है जिसके लिए मेरे पास जगह तो है पर वो जगह लगातार खाली नहीं है, कंटिन्यूअसली खाली नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। तो दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस में वेस्टेज ऑफ मेमोरी या लॉस ऑफ मेमोरी होता है। बस आसान था, लॉस ऑफ मेमोरी। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आसान था ये भी क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इवन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे आप कोड लिख रहे होते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है जो यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जो सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स या सिस्टम के लिए इस्तेमाल में आता है। तो आपके कंपाइलर्स कैसे हो गए, कंपाइलर्स जो हैं वो ट्रांसलेशन के काम आते हैं, वो ट्रांसलेट करके सिस्टम को देते हैं। ये कंपाइलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई भी कैसा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और इवन बहुत जगह लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इवन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। जैसे यूटिलिटी में आपका आ गया डिस्क, आपका फ्रैगमेंटर आ गया, क्या करता है वो आपको डिस्क को अलग अलग पार्ट में तोड़ने के काम आता है, आप पार्टीशन करने के काम आता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल आंसर्स करें। एमएस वर्ड कैसा है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। चलिए अब इस कोड का क्या आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले ट्राई एक्सेप्ट, ये क्या कर रहे हैं आप, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। ट्राई के अंदर हम वो कोड्स डालते हैं जिससे हमको लगता है कि कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है कि नहीं। एज नाम की एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है 20 वैल्यू है। इसके अंदर कंडीशन चेक किए, इफ एज इज लेस देन 18, क्या 20 18 से छोटा है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो क्या इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब इसके अंदर जाएगा ही नहीं तो क्या वैल्यू एरर रेज होगा, नहीं। रेज और एसर्ट दो ऐसे स्टेटमेंट है जिसकी मदद से आप खुद से एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। तो अब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो क्या इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा कंट्रोल, एल्स के पास। एल्स के पास क्या प्रिंट हो जाएगा, द एज इज वैलिड, द एज इज वैलिड। तो कोई एक्सेप्शन क्रिएट हुआ नहीं तो क्या एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, फाइनली। फाइनली क्या करता है, फाइनली हमेशा चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए नहीं आए कुछ भी हो, फाइनली हमेशा चलता है। इसके बाद क्या प्रिंट होगा, इसके बाद प्रिंट हो जाएगा ओके। तो द एज इज वैलिड और ओके दोनों प्रिंट होगा। क्या किसी ऑप्शन में है, देखते हैं। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में दोनों चीजें नहीं है, अलग अलग भी रखा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये दोनों चीज प्रिंट होगी, तो या तो आप इसको मल्टीपल समझ सकते हैं या तो आप नन ऑफ द अबव समझ सकते हैं। दोनों केस में सही है। मल्टीपल मतलब ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लॉगिन। तो ये था आपका मॉक टेस्ट 8 का वीडियो सोल्यूशन। जो भी डाउट्स आपके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इवन दो अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन हम वहीं पे टेलीग्राम चैनल से ही पास करते हैं। आगे की वीडियोस भी आते रहेंगी बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले, तो कुछ आगे और भी MCQ सीरीज आएंगी, तो इन सब के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।